हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 का 1 जुलाई 2024 शिफ्ट 4 का पेपर करेंगे। इससे पहले 3 शिफ्ट के पेपर में डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है 15 persons वर्किंग 12 hours a day earn 18,000 per week. How many rupees will 18 persons working 9 hours a day earn per week? देखिए 15 आदमी 12 घंटे काम करके 18,000 रुपए कमाते हैं। अगर 15 आदमी 12 घंटे काम करते हैं तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए। हर आदमी 12 घंटे काम करता है तो 15 आदमी 12 घंटे काम करेंगे तो टोटल वर्किंग आवर्स हो जाएंगे 15 इंटू 12। और ये जो टोटल वर्किंग आवर है, इतना घंटे काम करने पे अपन को 18,000 रुपए मिलते हैं। तो यहां से मैं 1 घंटे काम करने का पैसा निकाल सकता हूं 6 से 2 बार में, 6 से 3,000 बार में, 15 दूनी 30 और 30 का 100 बार में। दैट मीन्स कि 1 घंटे काम करने पे 100 रुपए मिलते हैं। तो उस हिसाब से 18 आदमी 9 घंटे काम करेंगे तो टोटल कितना घंटे काम करेंगे, तो वो टोटल 162 घंटे काम करेंगे। तो 162 घंटे काम करने पे कितना रुपया मिलेगा। अगर 1 घंटे काम करने पे 100 रुपया मिलता है तो 162 घंटे काम करने पे 162 इंटू 100 दैट इज 16,200 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1। यहां पे अपन को एक टेबल दे रखी है। दिस टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 3 सेक्शन एबीसी ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट इन ए स्कूल। ये जो टेबल है ये हाफ ईयरली और एनुअल का रिजल्ट बताती है अपन को सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का। क्वेश्चन है फाइंड द फेल्ड परसेंटेज ऑफ सेक्शन सी इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन। तो सेक्शन सी में फेल होने वाले बच्चों का अपन को परसेंटेज बताना है जो कम से कम एक एग्जाम में फेल हुए हो। जब कभी भी अपन बात करते हैं कम से कम एक की तो उसमें दोनों भी इंक्लूड हो जाते हैं। अगर दोनों में फेल हुआ तो वो भी अपन इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कम से कम एक की बात होती है तो उसका मतलब है कि कम से कम एक हो, दोनों हो तो और अच्छी बात है। तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो देखिए पहला रो आपके पास है स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम। अगर दोनों एग्जाम में फेल हुआ है तो कम से कम एक तो इसके अंडर में आई क्या, मतलब इसको भी अपन लेंगे। दूसरा है स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल एग्जाम। हाफ ईयरली में फेल हुआ लेकिन एनुअल में पास हो गया, तो कम से कम एक में तो हुआ ही ना फेल वो, तो इसको भी अपन लेंगे। इसी तरीके से तीसरा है स्टूडेंट पास इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम। हाफ ईयरली में पास हो गया लेकिन एनुअल में फेल हो गया, तो ये भी कम से कम एक में आ गया क्योंकि एक में तो वो फेल हुआ। स्टूडेंट पास्ड इन बोथ एग्जाम, ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हो गए तो इसको अपन नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे एक में भी वो लोग फेल नहीं हुए, दोनों में पास हो गए। तो यहां पे सेक्शन सी की बात की जा रही है, तो सेक्शन सी में कम से कम एक में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 12 + 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 26। तो 26 बच्चे फेल हुए हैं कम से कम एक में। टोटल कितना है, तो यहां पे अपन इस पूरे का टोटल कर लेते हैं। 12 + 6 + 8 + 35 दैट इज इक्वल टू 61। तो टोटल आ गया 61 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 61 में से 26 बच्चे कम से कम एक सब्जेक्ट में, सॉरी कम से कम एक एग्जाम में फेल हुए हैं, तो इनका परसेंटेज निकाल लेंगे 26/61 इंटू 100%। इसको आप लिख सकते हो 2600/61। यहां पे अगर मैं 61 से इसको काटना चाहूं तो देखिए 61 से 4 बार में सबसे पहले कट जाएगा 244, उसके हिसाब से 260 - 244 तो कितना हो गया, 16 हो गया। अगर अपन ऑप्शन देखें तो एकमात्र ऑप्शन है जिसमें पहली डिजिट 4 है, बाकी सब में 3 3 और 1 है। दैट मीन्स कि यही अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पूरा सोल्व करने की इसको जरूरत नहीं, जब अपन को पता चल गया कि एकमात्र ऑप्शन यही पॉसिबल है तो फिर आगे सोल्व करने से कोई फायदा नहीं है। फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c - b सच दैट द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 12। c - b की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। यहां पे बताया जा रहा है कि ये 7 डिजिट का जो नंबर है वो 12 से डिविजिबल है। 173,8B9C। देखिए जब कभी भी नंबर 12 से डिविजिबल होता है तो 12 एक बड़ा नंबर है, उसका डिविजिबिलिटी रूल अपन को पता नहीं है। अपन को बहुत कम नंबर्स का ही डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो जब बड़े नंबर होते हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं होता तो फिर उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए जब कभी भी नंबर बड़ा है और उसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो उसको उसके कोप्राइम नंबर के फैक्टर में आप तोड़िए। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर हो। तो 12 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4। यहां पे 3 और 4 दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इनका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये होगा इसके कोप्राइम फैक्टर्स। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा और ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। तो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल इस्तेमाल करके अपन यहां पे बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड हो जानी चाहिए। इस नंबर में लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 9c। दैट मीन्स कि 9c जो है वो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर मैं 9c की बात करूं, सबसे पहले तो 4 का 2 बार में 8 हो जाता है, 1 बचता है। अब मैं 1 के साथ क्या लगाऊं कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 1 के साथ आप 2 लगाएंगे तो 12 बनेगा, 12 भी 4 से डिवाइड होता है। 1 के साथ आप 6 लगाएंगे तो 16 बनेगा और 16 भी 4 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सी की 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 2 या 6, क्योंकि 92 भी 4 से डिवाइड होता है और 96 भी 4 से डिवाइड होता है। सी की तो 2 वैल्यू मिल गई। चलिए अब बी पे चलते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिवाइड बाय 3, मतलब सारी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है उसको तो हटा देंगे, जैसे ये 3 हटा दिया, ये 9 हटा दिया। इसके अलावा 1 प्लस 8 मिला के 9 बनता है, तो इसको भी हटा दो। यहां पे रहेगी आपके पास 7 प्लस बी प्लस सी। 7 में से भी 6 को मैं हटा देता हूं, क्योंकि 6 तो डिवाइड हो ही जाएगा, केवल 1 रहेगा जो डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आप और छोटा करने के लिए 1 प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। अब यहां पे देखिए सी की 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर सी को मैं 2 डालूं तो 2 डालने पे ये बन जाता है अपने पास 1 प्लस 2 3, 3 प्लस बी, 3 प्लस बी। अब बी को आप क्या डाल सकते हो, बी को 0 डाल सकते हो, बिकॉज 3 प्लस 0 3 होता है और 3 डिविजिबल होता है 3 से। तो बी की एक पॉसिबिलिटी तो बन गई 0, लेकिन बी की तो और भी पॉसिबिलिटी है। बी को यहां पे मैं 3 भी डाल सकता हूं, क्योंकि 3 प्लस 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बी को मैं यहां पे 6 भी डाल सकता हूं और बी को यहां पे मैं 9 भी डाल सकता हूं। ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी मिली। लेकिन अभी तो अपन ने केवल और केवल सी को 2 डाला था, तब ये अपन को पॉसिबिलिटी मिली। अगर मैं सी को 6 डालूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी, तो देखिए 6 प्लस 1 7, 7 प्लस बी। 7 प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो बी को अपन क्या डाल सकते हैं, सबसे छोटा 2 डाल सकते हैं, 7 प्लस 2 9। इसके अलावा 2 के अलावा और क्या डाल सकते हैं अपन, 2 के बाद अपन इसको डाल सकते हैं, देखिए 5, 7 प्लस 5 12, 12 जो है वो डिवाइड होता है, 5 डाल सकते हैं। इसके अलावा 7 प्लस 8 15, 15 भी डिवाइड होता है। बस इतना डाल सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद जब मैं नंबर डालूंगा तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा और बी जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसको अपन 2 डिजिट का नहीं डाल सकते। तो बी की ये सब पॉसिबिलिटी हुई। अपन को बताना है लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए सी माइनस बी अगर अपन निकाल रहे हैं तो देखिए अगर मैं सी को 2 रखूं और बी को 0 रखूं तो मेरे पास आंसर आता है 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 2। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। जैसे अगर सी को 2 रखने पे बी 3 6 9 इनमें से कुछ भी रखेंगे तो लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप सी को 6 रखें, हाँ लेकिन एक मिनट रुकिए, देखिए सी को 6 रखा और बी को 2 रखा तो 6 माइनस 2 4 आया। लेकिन अगर मैंने सी को 6 रखा और बी को 5 रखा तो 6 माइनस 5 1 आया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 से भी छोटी वैल्यू मुझे मिल गई और वो क्या मिली, 1। तो ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बन रही है और सारी पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप एक भी पॉसिबिलिटी छोड़ते हैं तो आप अपना आंसर गलत कर देंगे। Two circles of radius 7 unit each intersect in such a way that the common chord is of length 7 units. What is the common area in square units of the intersection? चलिए 2 सर्किल बना लेते हैं, दोनों की रेडियस अपन को बराबर दे रखी है और जो कॉमन कोड है वो भी 7 यूनिट के बराबर है। यहां पे मैं इनके सेंटर मान लेता हूं। तो देखिए रेडियस अपन को दे रखी है और दोनों सर्किल की रेडियस अगर बराबर है तो कुछ इस तरीके से अपन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये जो कॉमन कोड है ये भी 7 के बराबर है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं इसको नेमिंग करना चाहूं ओ ए बी, तो ओ ए बी जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर है।
तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री का बराबर। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं यहां से सेगमेंट का एरिया निकाल सकता हूं। ये जो अपने पास सेगमेंट बन रहा है, ये जैसे अगर इसको आप नाम देना चाहो, कुछ भी सी नाम देना चाहो, तो ये जो ए सी बी सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। सेगमेंट का एक एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो यहां पे अपन को थीटा मिल चुका है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है अपना सेक्टर का एरिया। तो 60 बटा 360 इंटू पाई, दैट इज 2। पाई को पाई छोड़ देते हैं क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें पाई पाई है, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस अपने पास 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल अपने पास इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट जानते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड है 7 के बराबर, दैट इज 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे 60 का ये हो गया 6 बार में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक तो 49 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया 49 पाई 1/6 माइनस √3/4, सॉरी पाई कॉमन नहीं, 49 ही कॉमन लेंगे, 49 इंटू पाई/6 माइनस √3/4। तो देखिए यहां से अपन को एरिया कौन सा मिला, अपन को ये वाला एरिया मिला। और जैसा कि बोला गया है कि ये दोनों सर्किल अगर बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि इसके इधर वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये भी बराबर होगा, दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे को पूरा इंटरसेक्टिंग जो एरिया है, कॉमन एरिया, वो मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 98 टाइम्स पाई/6 माइनस √3/4। तो कौन सा आंसर हो गया अपने पास, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। If the side of a cube is 3, which of the following option is equal to the ratio between the surface area and the volume of the cube? देखिए क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a² और वॉल्यूम होता है a क्यूब। तो यहां से सबसे पहले तो a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 6:a। यहाँ पे साइड जो है क्यूब की वो 3 के बराबर दे रखी है, तो ये बन गया 6:3, 3 का एक बार में, 3 का 2 बार में, दैट इज रेशियो क्या हो गया 2:1 का, ऑप्शन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 48। दो नंबर के बीच का डिफरेंस अपन को दे रखा है, दो नंबरों को मैं ए और बी मान लेता हूं, तो एक तरीके से a माइनस बी अपन को दे दिया 48 के बराबर। द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स इज 7:3, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। साथ ही साथ अपन को रेशियो भी दे दिया दोनों नंबर का। अगर रेशियो में डिफरेंस आप निकालना चाहोगे, 7:3 के हिसाब से डिफरेंस निकालोगे तो 7 माइनस 3 4, मतलब 4 की वैल्यू अपन बोल सकते हैं कि 48 के बराबर है। तो यहां से 4 से 12 बार में, दैट मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 के बराबर। अगर सम निकालना है दोनों नंबर का तो रेशियो में आप सम निकालोगे तो 7 + 3 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 12, दैट इज इक्वल टू 120, ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल हुज वॉल्यूम इज 38.808। अपन को डायमीटर निकालना है एक स्फेरिकल बॉल का जिसका वॉल्यूम अपन को दे रखा है 38.808। देखिए ये जो 38.808 है ये थोड़ा कॉमन नंबर है, काफी बार ये इस्तेमाल होता है। जब कभी भी एक स्फेयर का वॉल्यूम आपको ये दे रखा है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि उसकी रेडियस जो है वो 2.1 होगी। अगर रेडियस 2.1 होगी तो उसके हिसाब से डायमीटर जो है वो 4.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो नंबर है काफी कॉमन नंबर है, काफी ज्यादा बार इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे सोल्व भी अपन कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई को डाल देते हैं 22/7 इंटू आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 38.808। तो यहां से जो भी कैंसिल आउट हुआ सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर लीजिए आप, 4 से ये कैंसिल आउट होएगा, 4 का 9 बार में 36, 7 बार में 28, 0 2, फिर डायरेक्ट 22 से भी अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 से कितनी बार में होगा 0 पॉइंट, देखिए 22 का 4 बार में 88, 88 के हिसाब से कितना रहेगा 2 7 9 90, 4 बार में 88 और 1 बार में 22। तो यहां से ये बन जाता है आर क्यूब इज इक्वल टू 0.441, इसको अपन लिख सकते हैं 441/1000 इंटू 3 × 7 इज 21,
तो देखिए अगर आप जानते हैं तो 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, तो ये बन गया 21 क्यूब बाई 10 क्यूब। तो यहां से रेडियस अपने पास आ जाएगी 21/10 दैट इज इक्वल टू 2.1। तो रेडियस अगर 2.1 है तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यहां से क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये जो नंबर है काफी कॉमन नंबर है, तो इस पे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि रेडियस जो है वो 2.1 हो जाती है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 12 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है 12 साल के लिए वो 3/5 हो गया सम का। 3/5 बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपए बोलूं, प्रिंसिपल अमाउंट को मैं 100 रुपए बोलूं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 100 रुपए का 3/5 दैट इज इक्वल टू 60। तो सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है 60 रुपीज। 60 रुपए बने 100 रुपए पे, कितने साल में 12 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को बताना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं 60 रुपए बने 12 साल में, तो एक साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला 60/12 दैट इज इक्वल टू 5 रुपए। तो एक साल में मिलता है 5 रुपए का इंटरेस्ट। तो 5 रुपए का इंटरेस्ट मिला 100 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100% दैट इज इक्वल टू 5%। तो मैं बोल सकता हूं कि 5% रही होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3। If the selling price of 40 articles is equal to the cost price of 50 articles। देखिए अगर अपन मान ले कि एक आइटम की सेलिंग प्राइस 1 एसपी के बराबर है, तो 40 की कितने के बराबर हो जाएगी 40 इंटू 1 एसपी। इसी तरीके से अगर मैं मान लू कि एक आइटम की कॉस्ट प्राइस 1 सीपी के बराबर है, तो 50 की कितने के बराबर हो जाएगी 50 इंटू 1 सीपी दैट इज 50 सीपी। तो यहां से आप रेशियो निकाल लीजिए, जीरो से तो जीरो गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 4:5। दैट मीन्स कि 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का प्रॉफिट है कितने पे 4 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कितना आ गया 25%। तो 25% का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 50 लाख इन 2020, द पॉपुलेशन ग्रोज 7.5% एनुअली, द पॉपुलेशन इन 2022 इज। देखिए हर साल जो पॉपुलेशन है वो 7.5% बढ़ती है, तो 2020 से 2022 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये अपन को बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो नॉर्मल तरीके से अपन चल सकते हैं कि 50,000 पे पहले साल जो पॉपुलेशन बढ़ी होगी वो कितनी बढ़ी होगी 7.5% के हिसाब से, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 107.5%। ये तो हुई पहले साल की। इसी तरीके से अब इस पॉपुलेशन पे दूसरे साल फिर से 7.5% पॉपुलेशन बढ़ी, उसके हिसाब से टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 107.5%। तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कि 2 साल 7.5% पॉपुलेशन बढ़ी है, तो इसको अपन सिंगल परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बाय 100। तो यहां से सिंगल इंक्रीज अपन को पता चल जाएगा, x1 और x2 की वैल्यू 7.5 ही है, तो 7.5 प्लस 7.5 इंटू सॉरी प्लस एक मिनट प्लस 7.5 इंटू 7.5 बटा 100। दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहां से देखिए 7.5 प्लस 7.5 तो हो गया 15, और 7.5 इंटू 7.5 करेंगे तो 5 जब यूनिट डिजिट हो तो उसका स्क्वायर करना काफी आसान हो जाता है। 5 का स्क्वायर 25 और साथ में एक जोड़ लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में एक जोड़ेंगे 8, तो 7 8 56, मतलब ये कितना हो जाएगा 56.25, और बाय 100 करेंगे तो 0.5625, तो ये हो गया 15.5625। डेट मीन्स ये हुआ कि 2 साल में मिला के 15.5625% बढ़ी है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 50,000 पे सॉरी 50 लाख पे कितनी पॉपुलेशन बढ़ी 15.56। दैट मीन्स की कंबाइंड टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 115.56%। तो दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो यहां से 2 जीरो गया, तो यहां से देखिए सबसे पहले तो 4 जीरो है। सबसे पहले मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 5 का 6 बार में 30 की 0, 3 कैरी चला गया, 25 और 3 28 की 8, 2 कैरी चला गया, 25 और 2 27, 2 कैरी चला गया, ये 7 और ये 5। तो यहां से देखिए 4 जीरो है और 2 डिजिट के बाद, मतलब 2 डिजिट के बाद डिसमल है, तो 2 डिजिट से 2 डिजिट तो अपनी चली जाएगी और 2 जीरो और आ जाएगा। तो ये हो गया 57,
57,78,000। लेकिन आप देखिए जो 57,78,000 आया है ये अप्रोक्स आंसर आया है, क्योंकि एक्चुअल में तो था 15.5625, अपन ने लिया था केवल और केवल 15.56। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि 57,78,000 से ज्यादा ही होगा। दैट इज अपन बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 57,78,125। m varies inversely as n square plus 3. If m equal to 3 then n equal to 3, then what will be the value of m when n square equal to 69? देखिए m जो है n स्क्वायर प्लस 3 के हिसाब से बढ़ता है। दैट मीन्स ये हुआ कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर प्लस 3, मतलब 1/n स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पे देखिए जब कभी भी अपन प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो उसको कांस्टेंट में बदलना पड़ता है अपन को, मतलब एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना होता है। कांस्टेंट को मैं बोल सकता हूं c। तो ये हो गया m इक्वल टू c/n स्क्वायर प्लस 3। तो इसके हिसाब से m3 है, n3 है, तो m को 3 डाला तो यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, तो यहां से c आ गया अपने पास 12 36। इसी तरीके से अगर n स्क्वायर 69 है तो m की वैल्यू क्या आ गई, तो m इक्वल टू c आ गया 36 बटा n स्क्वायर है 69, तो 69 प्लस 3, तो ये हो गया 36/69 प्लस 3 करेंगे तो कितना 72, तो 36 का 2 बार में, दैट इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन नंबर 1। Successive division of a number by 2, 3, 5 and 7 gives remainder 1, 4, 0 and 5 respectively. What will be the sum of remainders if the same number is divided by 7, 5, 3 and 2 successively? चलिए ठीक है। देखिए जब कभी भी सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन हो तो उसका डायरेक्ट ट्रिक होता है, अपन उसको नंबर को फाइंड करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले तो आप डिवाइजर लिख दीजिए। यहां पे डिवाइजर क्या क्या है, 2, 3, 5, 7। अब इसमें रिमाइंडर आप यहां पे लिख दीजिए। रिमाइंडर क्या क्या है, रिमाइंडर अपने पास है 1, 4, 0, 5। देखिए ये जो पहला वाला नंबर है इसको तो आप छोड़ दीजिए, 5 को ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 25, इस 25 में ये 0 जोड़ दीजिए, तो 25 प्लस 0 25, यहां पे आ गया 25। फिर से इस 25 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इंटू 3 75, इस 75 में ये 4 जोड़ दीजिए, 75 प्लस 4 79, इस 79 को फिर से आप ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 79 इंटू 2 कितना हो गया 158, इस 158 में ये 1 को जोड़ दीजिए, 158 प्लस 1 दैट इज 159। तो जो फाइनल नंबर आएगा आपके पास वो आएगा 159। इसका मतलब ये हुआ कि 159 को जब आप 2, 3, 5 और 7 से सक्सेसिव डिवीजन करोगे तो उस केस में रिमाइंडर आपका 1405 आएगा। अब बोला जा रहा है कि अगर मैं उस नंबर को 7532 से सक्सेसिव डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर्स आएंगे उनका सम क्या होगा ये अपन को बताना है। तो नंबर अब अपने पास मिल चुका है 159। इस 159 को आप सक्सेसिव डिवीजन करिए। सबसे पहले 7 से डिवाइड करिए, तो 7 दूनी 14, देखिए 7 दूनी तो हो गया 14 है ना, और 7 दूनी 14 19, तो फिर से 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा अपने पास, रिमाइंडर आ गया 5। अब इस 22 को अपन कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। 22 को जब आप 5 से करोगे तो 5 का 4 बार में 20, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। अब इस 4 को आप 3 से करिए, 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 का एक बार में 3, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब इस 1 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, इस 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन जो है 0 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये सारे जो रिमाइंडर आए अपने पास इनको अपन को ऐड करना है, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 के बराबर। यहां पे अपन को एक बार ग्राफ दे रखा है। ये बार ग्राफ जो है वो है रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय पब्लिशर ऑन जर्नल्स मैगजीन एंड बुक। तो पब्लिशर का जर्नल मैगजीन और बुक बेच के जो रेवेन्यू ऑब्टेन होता है उसके ऊपर ये बार ग्राफ है, अलग अलग 4 साल का, 1989, 1990, 91 और 92। क्वेश्चन है विच ईयर शोज द हाईएस्ट चेंज इन द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैगजीन। तो कौन से साल में हाईएस्ट चेंज आया रेवेन्यू में मैगजीन का। तो मैगजीन ये बीच वाला है, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो ब्राउन कलर का। तो ये बाकी जर्नल और बुक से अपन को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या देखेंगे मैगजीन देखेंगे। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1989 तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1989
का चेंज करने के लिए 1988 होना चाहिए था, उसी से ही तो अपन कंपेयर करेंगे ना, तो 89 तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद अपना आता है 1990। 1990 में कितने का चेंज आया? देखिए 31 से हो गया 39, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 8 का चेंज है कितने पे? 31 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरीके से अगर मैं 91 की बात करूं तो 39 से हो गया 45, मतलब 6 का चेंज है कितने पे? 39 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरीके से अगर मैं 92 की बात करूं तो 45 का चेंज, 45 से 50 हो गया, मतलब 5 का चेंज है 45 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे हाईएस्ट चेंज कितने पे आया, ये अपन को बताना है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए 8 जो है अपना न्यूमरेटर है और 31 अपना डिनोमिनेटर है। यहाँ पे 6 39, यहाँ पे 5 45। अगर मैं बात करूं तीनों में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर और बड़ा हो गया और न्यूमरेटर और छोटा हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा चेंज आएगा वो आएगा 8/31, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब नंबर जो आएगा वो बड़ा आएगा। दैट मीन्स कौन सा ईयर? 1990। तो 1990 ऐसा ईयर है जिसमें हाईएस्ट चेंज आया रेवेन्यू में। 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 7, वेयर ए 0 से 180, देन कोट ए। तो कोट ए की वैल्यू अपन को बतानी है। देखिए 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए, तो यहां पे सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर अब आप यहां पे देखेंगे तो 2 अपन यहां पे कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर आप कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10 साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया पूरा 2 इंटू 1 2, तो 7 माइनस 2 5, 5 का 2 बार में, तो यहां से साइन स्क्वायर ए अपन को मिल जाता है 1/2, दैट इज साइन ए कितना आ गया? तो मैं बोल सकता हूं साइन ए इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस। तो साइन ए अपन को मिल गया प्लस माइनस 1/√2। अब साइन ए तो प्लस माइनस 1/√2 हो गया, लेकिन बोला जा रहा है ए 0 से 180। ए 0 से 180 मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि माइनस 1/√2 तो पॉसिबल नहीं है, केवल और केवल आंसर क्या आएगा? 1/√2। साइन ए 1/√2 कौन कौन से पे होता है? एक तो ए इक्वल टू 45 पे होता है, और दूसरा 180 माइनस 45, दैट इज 135 पे भी साइन 1/√2 के बराबर होता है। तो यहां से ए की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 45 और एक 135, क्योंकि ये दोनों ही 0 से 180 के बीच में है। तो उसके हिसाब से कोट अपन को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोट 45, कोट 45 इज इक्वल टू 1 के बराबर। कोट 135, कोट 135 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो ये आएगा तो 1 बट विथ माइनस साइन, दैट इज -1। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कोट ए की दो वैल्यू पॉसिबल है, +-1। ऑप्शन नंबर 2। यहां पे आपको एक बार ग्राफ दे रखा है फिर से, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन इन 1000 टन्स फॉर ऑल स्टेट इन बोथ ईयर। तो एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस अपन को बताना है दोनों साल पे। चलिए ठीक है, तो यहां पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 2010 और 2011। तो सबसे पहले तो यहां पे मैं 2010 का एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेता हूं। अगर 2010 का एवरेज प्रोडक्शन आप निकालेंगे तो ये तो हो गया 30 के बराबर, ये 20 और 30 के बराबर के बीच में मतलब 25, ये 50, और ये 50 और 60 के बीच में मतलब 55। तो यहां पे एवरेज कितना हो जाएगा? 30 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 55, ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 105, 105 प्लस 25 130 प्लस 30 मतलब 160, 160 टोटल आया 160। तो एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल बाय टोटल आइटम्स, टोटल आइटम्स कितने? 4, मतलब एक तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 स्टेट है, तो 160/4 दैट इज इक्वल टू 40। तो यहां तो आ गया एवरेज 40, लेकिन ये जो एवरेज आया ध्यान रखिए 1000 टन्स में, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 2011 का भी अपन एवरेज निकालते हैं। 2011 का एवरेज निकालेंगे तो यहां पे ये तो है 40, ये है 50, ये 40 और 50 के बीच में मतलब 45, और ये फिर से 50।
ऐड कर लीजिए, 50 और 50 100, 100 140, 185, 185 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 का 4 बार में 16 और 25 मतलब 4 का 6 बार में 24, तो 46.25। तो यहां पे अपन को इन्हीं का डिफरेंस निकालना है। 46.25 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 6.25। तो ऑप्शन नंबर 1। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। स्फीयर का सरफेस एरिया अपन को दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464। जो भी कैंसिल आउट होए कर लीजिए। सबसे पहले 4 से काट लेते हैं, 4 का 6 बार में, एक बार में, फिर से 6 बार में। देखिए 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 22 का 2 बार में 44, और कितना हो गया ये? 61 माइनस 44 मतलब 17, 17 के हिसाब से 176, 176 के हिसाब से 22 का 8 बार में। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 इंटू 28। 28 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 4, तो ये बन गया 7 इंटू 7 इंटू 4। तो यहां से आर कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का रूट अगर आप लेंगे तो 7, और 4 का रूट लेंगे तो 2, तो 7 दूनी 14। तो यहां से रेडियस अपने पास आ गई। वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई तो वही 22/7 इंटू आर क्यूब। रेडियस कितनी है? रेडियस है 14 के बराबर, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 का तो 2 बार में। अब आप यहां पे देखिए 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर अपन को दे रखा है। तो यहां पे मैं चलिए ठीक है, अब 7 से काट लिया अपन ने, कोई बात नहीं, वरना 7 से नहीं काटते तो अपन इसको डायरेक्ट भी डाल सकते थे, लेकिन अब कर लिया तो कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। 14 इंटू 14 196, 196 इंटू 2 392, तो ये हो गया 88 इंटू 392 बटा 3। इसको अपन को सोल्व करना है। अब देखिए पूरा सोल्व करने से तो कोई फायदा नहीं है, तो थोड़ा अपन यहां पे देखते हैं कि किस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगर अपन बात करें क्या यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, तो एक बार यूनिट डिजिट चेक करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे तो ये होगा 8 इंटू 3 24, 4 और 2 6, यूनिट डिजिट आएगी 6। 3 इंटू 1 3, 3 और 1 4, तो यूनिट डिजिट 4। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो यूनिट डिजिट 8। 3 एकम 3 और 1 4, तो यूनिट डिजिट आई 4। चलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर मैं देखूं ऊपर की साइड तो होता है 8 दूनी 16, मतलब यूनिट डिजिट आई 6। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 आएगी, बाकी में 4 8 4 आ रही है, तो वो अपने आंसर नहीं हो सकते। तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। वन कंपनी इज ऑफरिंग ए 25% डिस्काउंट ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक कंपनी है जो 25% का डिस्काउंट देती है। अनुराग विजिटेड ए स्टोर, अनुराग ने स्टोर विजिट किया। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए डील दैट वुड अलाउ हिम टू सेव एटलीस्ट 390। हाउ मेनी मिनिमम आइटम शुड ही परचेस इफ ईच आइटम कॉस्ट 340। देखिए उसको 390 रुपए बचाने कैसे भी करके, तो वो कितने आइटम खरीदे? हर आइटम की कॉस्ट 340 रुपए, मिनिमम आइटम कितने खरीदे? तो देखिए 390 रुपए उसको बचाने, तो वो कैसे बचाएगा? बोला जा रहा है कि 25% का डिस्काउंट देती है, मतलब कि 25% का डिस्काउंट मिलना चाहिए उसको। तो मैं बोल सकता हूं कि 25% की वैल्यू अपन को दे दी 390। अगर 25% की वैल्यू 390 दे दी, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज, ये जो बचाएगा वो कहां से बचाएगा? जो अब उसको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 25% का, तो 25% की वैल्यू हो गई 390। तो उस हिसाब से अगर 100% में निकालना चाहूं, कोई भी जो आइटम होता है मार्क प्राइस, उसको अपन 100% मानते हैं, मतलब टोटल वैल्यू जो होगी अनुराग के सामान की वो कितनी होगी? 100%। तो उसकी वैल्यू अपन यहां से निकाल सकते हैं। देखिए 25 का 4 बार में होता है 100, तो 390 का 4 बार में कितना हो जाएगा? 4 का 0, 9 चौको 28 की 8, सॉरी 9 चौको 36 की 6, 3 के चला गया, 4 3 12 और 3 15, 1560। इसका मतलब यह हुआ कि अनुराग को कम से कम 1560 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा। एक सामान की कीमत अगर 340 है तो 1560 में कितने सामान मिलेंगे? 1560 बटा 340, तो कितने सामान आ जाएंगे? देखिए 340 के हिसाब से सबसे पहले 0 0 गया, और 34 का कितनी बार में हो जाएगा ये?
5 बार में तो नहीं होगा, 4 बार में हो जाएगा, है ना। 4 बार में पूरा पूरा तो नहीं होगा, 4 3 12 और 4 चौको 16, मतलब उसके हिसाब से हो गया 136। तो कम से कम नहीं तो उसको 4 आइटम तो खरीदने पड़ेंगे, नहीं सॉरी 4 नहीं 5 आइटम उसको खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 1560 रुपए का सामान करने के लिए 1560 रुपए चाहिए उसको। देखिए 4 आइटम अगर वो खरीदता है तो कितने रुपए बनते हैं, 34 × 4 मतलब बनते हैं उसके पास 136 रुपए, मतलब 1360 रुपए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भैया एक आइटम वो आधा खरीद लेगा, आधा आइटम तो आएगा नहीं, मतलब एक और आइटम उसको पूरा खरीदना पड़ेगा। तो 4 + 1 = 5, तो मिनिमम उसको 5 आइटम खरीदने पड़ेंगे। A rover steals a bag from a man at 5 p.m. and starts running at 10 km/h. A policeman is informed about the robber at 5:12 p.m. and he chases him on a cycle at 15 km/h. At what time is the robber caught by the policeman? तो देखिए एक पुलिसमैन है और एक रोबर है, रोबर मतलब चोर। तो चोर ने चोरी करी कितनी बजे, 5 बजे, और वो 10 km/h की स्पीड से भागा। पुलिसमैन को 5:12 पे सूचना मिली, मतलब कितनी देर बाद, 12 मिनट बाद। 12 मिनट में जो रोबर है वो कुछ दूरी पर तो भाग गया होगा, तो पुलिसमैन और रोबर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया होगा। पुलिसमैन जो है वो 15 की स्पीड से भाग रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि 12 मिनट में 10 km/h की स्पीड से रोबर कितना भागा होगा। 12 मिनट को अपन आवर में चेंज कर ले तो 12/60, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये तो हो गया टाइम इंटू स्पीड। तो यहां से कितना हो गया, 5 का 2 बार में, दैट इज 2 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि पुलिसमैन और रोबर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर की हो गई। अब पुलिसमैन भी भागना स्टार्ट कर रहा है, तो यहां पे अपन मान लेते हैं कि यहां कहीं आगे जाके इस पॉइंट पे पुलिसमैन जो है रोबर को पकड़ लेगा। तो अब आप यहां पे देखिए दोनों सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किए एक तरीके से, मतलब मैं 5:12 की बात कर रहा हूं। ये जो रोबर है यहाँ पे इस वक्त 5:12 पे पहुंचा होगा, और पुलिसमैन भी इस वक्त 5:12 पे भागना स्टार्ट किया। चोरी 5 बजे हुई, लेकिन 5 बजे से लेकर 5:12 का जो डिस्टेंस था वो अपन ने अलग से निकाल लिया, वो कितना था, 2 किलोमीटर। रोबर को अपन 12 मिनट आगे पहुंचा चुके हैं, तो अब यहां पे उसका टाइम हो गया 5:12। अब 5:12 पे जब ये दोनों भागना स्टार्ट किए तो सेम टाइम पे जाके मिले, दैट मीन्स कि दोनों बराबर टाइम के लिए भागे। तो जब कभी भी टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। स्पीड का रेशियो अगर आप यहां पे देखेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3:2 का रेशियो। तो मैं बोल सकता हूं कि यही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो 3:2 हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए 3 और 2 में 1 का अंतर है। 1 का अंतर क्यों है, क्योंकि पुलिसमैन और रोबर के बीच की पहले से दूरी है 2 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 1 की वैल्यू है ये है 2 के बराबर। तो पुलिसमैन कितना भागा, पुलिसमैन 3 यूनिट भागा, तो 3 यूनिट के हिसाब से कितना हो गया, 3 दूनी 6, मतलब 6 किलोमीटर। अब देखिए पुलिसमैन जो है 6 किलोमीटर भागता है, कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से। तो कितने टाइम में कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 6 बटा टाइम, टाइम सॉरी स्पीड, स्पीड कितनी है 15, तो 6/15। इसको अपन चाहे तो मिनट में चेंज कर लेते हैं, मिनट में चेंज करने के लिए सॉरी ये अपने पास जो टाइम आया ये आवर में आया, हाँ तो आवर में मिनट को मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए अपन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का 4 बार में, 4 छुको 24, 24 मिनट। 24 मिनट में पुलिसमैन जो है वो चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिसमैन ने कितनी बजे पकड़ा, पुलिसमैन 5:12 पे भागना स्टार्ट किया और 24 मिनट में पकड़ा, तो 5 12 + 24 दैट इज इक्वल टू 5:36। तो 5:36 पे पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया। In an election, a candidate secured 41% of the votes polled and lost the election by 97,632 वोट. What is the number of votes obtained by the winning candidate? देखिए एक इलेक्शन हुआ, उसमें एक कैंडिडेट को 41% वोट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वो 97,632 वोट से हार गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जीतने वाले से उसको 97,632 वोट कम मिले। जब कभी भी इलेक्शन की बात की जाती है तो टोटल वोट्स को अपन 100% मान लेते हैं। अगर एक कैंडिडेट को 41% मिले तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 100 - 41 दैट इज इक्वल टू 59%। तो मैं बोल सकता हूं कि जीतने वाले से हारने वाले का जो डिफरेंस है वो है 97,632, मतलब 59 - 41 दिस इज इक्वल टू 97,632। तो यहां कितना हो गया, 9 में से 1 गया, मतलब 18% की वैल्यू अपन को दे दी, 97,632।
तो अपन से पूछा जा रहा है कि विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले। विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले थे? 59%। तो एक तरीके से 59% की वैल्यू अपन को बतानी है। तो यहां पे आप चाहो तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 18 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 18 पंजे 90, 76, 76 के हिसाब से 18 चौकू 72, 32, सॉरी 32 नहीं 43, तो 18 दूनी 36, 4 और 3 7, 18 चौकू 72। तो 1% की वैल्यू आ गई 5424। तो 59% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 59 इंटू 5424। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आंसर देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, तो सब में यूनिट डिजिट अलग है। तो केवल और केवल यूनिट डिजिट अपन निकाल लेते हैं, उससे अपना काम चल जाएगा। 9 चौकू होता है 36, मतलब यूनिट डिजिट क्या है? 6। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6, तो यही अपना आंसर है। सुमित इनकम इन 2020 वाज 21,000। 2020 में सुमित की इनकम 21,000 है। ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% एवरी ईयर। हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। व्हाट वाज हिज इनकम इन 2022? तो 2022 में उसकी इनकम कितनी होगी? देखिए 21,000 पे पहले साल उसको 10% का इंक्रीमेंट मिला, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम 110%। 110% कितने का? 21,000 का। ये तो हुई फर्स्ट ईयर की इनकम, पहले साल की। दूसरे साल पे फिर से इस टोटल वैल्यू पे उसको 10% का इंक्रीमेंट मिला, तो टोटल इनकम कितनी हो गई इस पूरे की? 110%। तो ये हो गया 2 साल का इनकम, मतलब 2 साल पे जो उसको इनकम मिलेगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये हो गया 210 इंटू 11 मतलब 121। तो यहां पे देखिए, अगर आप चेक करते हैं तो जीरो को अगर मैं हटा दूं तो बाकी सब में यूनिट डिजिट अलग है। तो ये जीरो अपन हटा देते हैं। तो 21 इंटू 121 अगर आप करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आपके पास? 1 इंटू 1 1। केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 25,410। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल? इनमें से कौन कौन सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है? देखिए अगर राइट एंगल की बात की जाती है तो राइट एंगल की साइड हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड वही होगी जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी। तो बस अपन को कुछ नहीं करना, अपन को चेक करना है कि इनमें से कौन सी पाइथागोरस थ्योरम है। देखिए कुछ कुछ तो ट्रिपलेट आपको डायरेक्ट पता है। जैसे एक ट्रिपलेट अपन जानते हैं 5 12 13 होती है, लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो 5 11 13 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 और 13 के साथ 12 आना चाहिए था, लेकिन 11 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं, जैसे ऑप्शन नंबर 2 देखिए आप। ऑप्शन नंबर 2 में अगर अपन रेशियो ले तो 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट का एक नियम होता है कि ट्रिपलेट को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी ट्रिपलेट बनेगी। अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 16 20 आता है, तो वो भी एक तरीके से ट्रिपलेट है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि यही अपने राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन को अपना आंसर मिल गया। The following graph shows the production of two type of cars by a company over the year 2016 से 2021। क्वेश्चन बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार टू टाइप बी कार ओवर द ईयर। तो टाइप ए कार और टाइप बी कार का टोटल प्रोडक्शन का रेशियो निकालना है। देखिए टाइप ए कार है ये ब्लू कलर की, और टाइप बी कार है ये येलो कलर की। टाइप ए सबसे पहले अपन फोकस करते हैं, सबसे पहले अपन टाइप ए का टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ टाइप ए पे फोकस करेंगे। 100 प्लस 125 225, 225 प्लस 200 425, 425 प्लस 250 675, 675 प्लस 300 975, 975 प्लस 400 1375। तो टाइप ए कार का टोटल प्रोडक्शन आ गया 1375। ये जो सारा प्रोडक्शन है ये थाउजेंड्स में, लेकिन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का ही थाउजेंड में, तो थाउजेंड से थाउजेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं। चलिए अब टाइप बी कार का निकालते हैं। केवल और केवल टाइप बी कार पे फोकस करेंगे। 150 प्लस 200 350, 350 प्लस 150 500, 500 और 200 700, 700 और 250 950, 950 और 300 1250। तो यहां पे रेशियो निकाल लीजिए। सबसे पहले 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का 5 बार में 125, और फिर से 5 बार में 125। 25 का ये देखिए 5 बार में 125 और 0, 5 से 11 बार में, 5 से 10 बार में। तो रेशियो क्या आ गया? 11:10 का। ऑप्शन नंबर 2। Given is a circle with center at C, ABD are the points on the circumference. Find angle ABC.
देखिए यहाँ पे एबीडी जो है सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो अपन जानते हैं जब कभी भी इस तरीके से बीसीडी एंगल जो होता है वो ये इस बीएडी का डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बीएडी की अगर बात करूं तो बीएडी कितना हो जाएगा, 126 का आधा, दैट इज इक्वल टू 63 डिग्री। तो बीएडी अपन को मिल गया 63। इस बीएडी को थोड़ा इधर साइड में लिख देते हैं अपन। बीएडी अपन के पास मिल चुका है 63 डिग्री। यहां पे मैं इस ए और सी को ज्वाइन कर देता हूं। अपन को एंगल एबीसी फाइंड आउट करना है, दैट मींस ये वाला एंगल अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे अपन को एडीसी दे रखा है 33 डिग्री। अगर मैं बात करूं तो एसी और सीडी ये क्या है, ये रेडियस है, और रेडियस हमेशा बराबर होती है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि एसीडी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर एसीडी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये जो एंगल है अपने पास सीएडी, ये सीएडी ये वाला कितना हो जाएगा, अगर एडीसी 33 डिग्री है तो ये वाला भी 33 डिग्री हो जाएगा। पूरा एंगल 63 था, ये वाला 33 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 63 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर से देखिए एसी और सीबी ये भी रेडियस है, अगर रेडियस है तो बराबर है, और बराबर है तो एबीसी कैसा ट्राइंगल हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल सीएबी और एबीसी बराबर होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यही अपन को निकालना था, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। There are 12 workers in an office and the average age of all the workers is 35.5 years. A new workers join the office, the average becomes 37 years. The current age of the newly joined worker. देखिए 12 वर्कर है ऑफिस में और एवरेज एज जो है वो 35.5 ईयर है। एक नया आदमी जुड़ता है, उससे एवरेज जो है वो 37 ईयर्स हो जाता है। तो न्यूली ज्वाइंड वर्कर की करंट एज क्या होगी। चलिए ठीक है, देखिए एक आसान सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं, आसानी से आप इसको कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो 12 आदमी की एवरेज एज अगर 35.5 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 35.5। 35.5 को अगर आप निकालें तो ये कितना हो जाता है 71/2। तो 12 आदमी की टोटल एज हो जाएगी 12 इंटू 71/2। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक नया आदमी जुड़ा है, उसकी उम्र को मैं एक्स मान लूं, तो यहां पे एवरेज क्या हो जाएगा, 12 आदमी तो पहले से ही थे, एक और नया आदमी जुड़ गया तो कितने आदमी हो गए, 13 आदमी, और इससे जो एवरेज है वो इक्वल टू हो जाता है 37 ईयर्स। तो यहां से आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू 37 इंटू 13 माइनस 2 से 6 बार में, तो 6 इंटू 71। तो 13 का 7 बार में कितना हो जाता है, 13 पंजे 65, 7 91, 9 के चला जाए, 13 3 39, 39 और 9 48 माइनस 7 6 42। तो 11 में से गया 5 और 7 में से 2 गया 5। तो जो नया आदमी जुड़ा है उसकी एज हो जाएगी 55 ईयर्स। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, चलिए एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पे अपन को एबी जो है वो पैरेलल है डीसी के, तो ये ए बी सी डी इस तरीके से बनेगा, तभी जाके एबी पैरेलल होगी सीडी से। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। डायगोनल्स जो है इस ट्रेपेजियम के वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, तो ये पॉइंट हो गया ओ। इफ ए बी इज इक्वल टू 2.5 CD, ए बी जो है वो 2.5 CD के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी। एओबी और सीओडी का रेशियो आपको निकालना है। देखिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब कभी भी इस तरीके से ट्रेपेजियम बनाया जाता है तो उसमें एओबी ट्राइंगल एओबी का जो रेशियो होता है, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी का रेशियो इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय सीडी स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ये एक फिक्स रूल है, मतलब आपको पता होना चाहिए। इसको अपन निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल होते हैं ये आपस में सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर कैसे हो जाते हैं, अगर इसको प्रूफ करना है तो ये भी आप कर सकते हो। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि CD और AB पैरेलल है तो पैरेलल लाइन पे ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाते हैं। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसका एक रूल होता है कि उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है।
तो ट्राइंगल एओबी अपॉन ट्राइंगल सीओडी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए बी अपन को दे रखा है 2.5 सी डी, तो इसको अपन डाल देते हैं। 2.5 का मतलब हो गया 5/2 सी डी का होल स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। तो यहां से सी डी स्क्वायर से तो सी डी स्क्वायर गए, 5/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25:4 रेशियो क्या हो जाएगा 25:4 का। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आपको मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अकेला अकेला फायदा लेना अच्छी बात नहीं है, दोस्तों को भी फायदा दिलाओ, उनका भी भला होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।